जी। ओके, अब आज जो टॉपिक हमने करना है, जो जब लास्ट टाइम हमने एंड किया था तो हमने देखा था कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जो रिकरेंट नेटवर्क्स का तरीका था वो था इनकोडर और डिकोडर का, जिसमें एक लैंग्वेज को एक रिकरेंट नेटवर्क में डालते हैं और उसकी एक लैंग्वेज का जो सेंटेंस है उसको आप एक रिकरेंट नेटवर्क में डालते हैं और उसकी इनकोडिंग बना लेते हैं और फिर उस इनकोडिंग को यूज़ करते हैं एक उसी रिकरेंट नेटवर्क में डिकोडिंग के लिए, और जो आउटपुट निकलती है वो दूसरी लैंग्वेज का सेंटेंस निकल आता है। और हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो हमने तरीका फ़िलहाल देखा था इनकोडर डिकोडर का, इसमें जब हम डिकोडिंग करते थे तो डिकोडर को जो इनकोडिंग जाती थी वो थी द फाइनल इनकोडिंग एट टाइम 4 ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो जो फाइनल इनकोडिंग निकली है वो आपने डिकोडर को दे दी है और उसकी बेस पे, यानी यू ओनली गेव द इनकोडिंग एट द एंड टू द डिकोडर। आपके पास असल में इनकोडिंग आई थी एट टाइम 1, H1 इनकोडिंग थी आपके पास। एट टाइम 2 आपके पास इनकोडिंग आई थी सेकंड इनपुट को देखने के बाद, थर्ड इनपुट को देखने के बाद भी इनकोडिंग आई थी। असल में आपके पास H1, H2, H3, H4 4 इनकोडिंग्स आई थी, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस या रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट प्रोग्रेस along the sentence, along the input sentence। लेकिन आपने H1, H2, H3 इग्नोर कर दी और आपने सिर्फ H4 ली। आपने कहा कि H4 जो है वो डिपेंड कर रही थी H3, H2, H1 पे, तो मैं सिर्फ H4 ले लेता हूँ और बाकी सारी बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि H4 में उनकी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। आपने सिर्फ H4 लिया इनकोडिंग में, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने इस इनकोडिंग को लिया और इस इनकोडिंग को फीड किया डिकोडर का हिडन स्टेट निकालने के लिए ओनली एट टाइम 1। जब आपने डिकोडर का हिडन स्टेट एट टाइम 2 निकाला है सेकंड आउटपुट वर्ड निकालने के लिए, तब आपने इस इनकोडिंग को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, क्योंकि S1 उस पर डिपेंड करती थी और S2 S1 पे डिपेंड करता। जब आपने तीसरा आउटपुट वर्ड निकाला खालिद, तो आपने यहाँ पे हिडन स्टेट S3 निकाला और S3 जस्ट डिपेंड्स ऑन S2, इट डजंट डिपेंड ऑन द इनकोडिंग डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड डिकोडिंग का तरीका था लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उसमें था कि आप सिर्फ आखिरी इनकोडिंग यूज़ कर रहे थे नंबर 1, और वो आखिरी इनकोडिंग आप सिर्फ डिकोडर के पहले स्टेट में यूज़ कर रहे थे एट टाइम 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समथिंग कॉल्ड अटेंशन, और मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, स्पीच रिकग्निशन में, ये जितनी भी सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स है और आपने एक और सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स बनाना है, जितनी भी ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम्स हैं, इनमें अक्सर जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स हैं वो इस अटेंशन के कॉन्सेप्ट की बेस पे निकले होते हैं। तो आज हम ये अटेंशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अब हम अपना डिकोडर चेंज करने लगे हैं और डिकोडर के अंदर अब हम ये अटेंशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। इनकोडर ऐसे ही है जैसे पहले था, डिकोडर चेंज होने लगा। वी आर गोइंग टू मेक अ डिकोडर विद अटेंशन। ठीक है, पहली चीज़ मैंने कहा था कि आप सिर्फ इनकोडिंग H एट टाइम 4 जो आखिरी इनकोडिंग आई थी सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। इसको अब हम रिप्लेस करेंगे बाय अ वेटेड सम ऑफ ऑल इनकोडिंग्स।
ठीक है। और ये वो वेटेड सम लिखा हुआ है, यानी द इनकोडिंग एट टाइम 1, द इनकोडिंग एट टाइम 2, द इनकोडिंग एट टाइम 3 एंड द इनकोडिंग एट टाइम 4। ये चारों इनकोडिंग्स मैं यूज़ करूँगा। हर इनकोडिंग को, जो टाइम 1 की इनकोडिंग है उसको मैं W1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो टाइम 2 की इनकोडिंग है उसको मैं W2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो टाइम 3 की इनकोडिंग को W3 से। सो हर इनकोडिंग को किसी वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब जो आप H4 यूज़ करते थे उसकी बजाय मैं ये वेटेड सम यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं सारी इनकोडिंग्स को देख रहा हूँ, ठीक है, विथ सम वेट्स। और अगर ये वेट्स पॉजिटिव हैं और इनका सम 1 है, यानी अगर ये वेट्स प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं, तो फिर ये वेटेड सम जो है ये वेटेड एवरेज बन जाएगी, ठीक है। इफ़ द वेट्स आर पॉजिटिव एंड दे ऐड अप टू 1, तो उस केस में वो वेट्स असल में प्रोबेबिलिटीज़ होंगे, और उस केस में ये वेटेड एवरेज बन जाएगी of all the 4 encodings. So H4 has now been replaced by a weighted sum of encodings. This is my new encoding. ठीक है, सिर्फ H4 से नहीं बन रही, वो सारों को कंबाइन करके बन रही। So एक तो ये चेंज हो गया। और उसके बाद जो दूसरा चेंज ये है कि मैं जो वेटेड सम आया है इनकोडिंग्स का, ये मैं सिर्फ S1 को फीड नहीं करूँगा, ये मैं वेटेड सम S हिडन स्टेट एट टाइम 1 उसको भी फीड करूँगा, हिडन स्टेट एट टाइम 2 उसको भी फीड करूँगा, हिडन स्टेट एट टाइम 3 एंड सो ऑन। एवरी हिडन स्टेट एट एवरी टाइम t विल गेट दिस वेटेड सम वाली इनकोडिंग। तो ये 2 चेंजेस हो गए। तीसरी बात, ये जो वेट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर टाइम स्टेप पे ये वेट्स फ़र्क होंगे, इसलिए हेयर आई राइट द वेट फॉर इनकोडिंग I एट टाइम t, ठीक है। सो जो मैंने पहले ऊपर जो डिकोडर बनाया हुआ था उसमें पहले देखें क्या हो रहा था। लेट्स पिक S3, ठीक है। S3 को पहले जो इनपुट आ रही थी वो आ रही थी सिर्फ S2 से, ठीक है। रिकरेंट इनपुट यानी टाइम में जो इनपुट आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टाइम में जो इनपुट आ रही है, ऑफ कोर्स ये वाली इनपुट भी है कि जो वर्ड कौन सा पहले प्रोड्यूस हुआ था, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। मैं जो टाइम में जो इनपुट आ रही है वो था कि हिडन स्टेट एट टाइम 3 डिपेंड्स ऑन द हिडन स्टेट एट टाइम 2, ठीक है। तो पहले सिर्फ ये हो रहा था, हिडन स्टेट एट टाइम t टेक्स इनपुट फ्रॉम द हिडन स्टेट एट टाइम t-1, सही। अब ये होने लगा है कि हिडन स्टेट एट टाइम t continues to take input from the hidden state at time t-1, but it also takes input from all the input encodings और उनकी भी weighted average। और जो weighted average अब आप करेंगे उसमें जो weights यूज होंगे वो टाइम t पे डिपेंड करते होंगे, यानी जो weighted sum है टाइम 1 पे वो फ़र्क होगा, टाइम 2 पे फ़र्क होगा, टाइम 3 पे फ़र्क होगा वेटेड सम, ठीक है। यानी हो सकता है मैं टाइम 1 पे H2 को ज़्यादा वेट दे दूँ, टाइम 3 पे H1 को ज़्यादा वेट दे दूँ, टाइम 17 पे H3 को ज़्यादा वेट दे दूँ, एंड सो ऑन। ओके, सो ये 3 चीज़ें हैं। डिकोडर जिसके अंदर आपने अटेंशन लेके आनी है। अटेंशन अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे अटेंशन से मेरा मतलब क्या है, पर अगर आपने डिकोडर में अटेंशन लानी है तो आपने ये
3 बेसिक चीज़ें करनी है। आपने सिर्फ एक आखिरी इनकोडिंग को यूज़ करने की बजाय सारी इनकोडिंग्स की वेटेड एवरेज करनी है, और वो वेटेड एवरेज सिर्फ S1 को, हिडन स्टेट एट टाइम 1 को फीड करने की बजाय डिकोडर के हर हिडन स्टेट को फीड करेंगे और एट एवरी टाइम स्टेप, और हर टाइम स्टेप पे जो वेटेड एवरेज के वेट्स हैं वो फ़र्क हों, यानी इट विल बी अ डिफरेंट वेटेड एवरेज एट एवरी टाइम स्टेप। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चंस? ठीक है सर। ओके, अब आप देखें कि इसको जो अटेंशन का नाम दिया है, मैं वो जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो आपका डिकोडर है, आई कैन यूज़ दिस टर्म नाउ दैट माई डिकोडर लुक्स एट इनकोडिंग्स H at time 1, H at input का time 2, H at input का time 3, H at input का time 4, using weights that are specific to the time. डिकोडर का टाइम T, वो तो इनपुट के टाइम थे ना 1 2 3 4, ये है डिकोडर का टाइम T, कि डिकोडर का जब 10th वर्ड मैंने निकालना है तो तब जो वेट्स मैंने यूज़ करने हैं वो स्पेसिफिक होंगे टू दैट टाइम। ये जो WTI लिखा हुआ है, WTI इधर मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया है। WTI इज़ द वेटेज गिवन टू इनकोडिंग HI के इनपुट की कौन जो ith इनकोडिंग थी उसको कितना वज़न देना है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है जब मैं टाइम T वाली आउटपुट निकाल रहा हूँ, ठीक है। which is equivalent to saying कि WTI is the weight given to input I। पहले तो मैं कह रहा था ना कि ये weight given to encoding HI है। well encoding HI जो है वो डायरेक्टली किसकी बेस पे निकली थी? ith टाइम पे, सेकेंड टाइम पे जो encoding निकली थी वो input word at second टाइम इसकी वजह से निकली थी। टाइम 1 पे जो इनकोडिंग निकली थी H1 वो निकली थी वर्ड, द इनपुट वर्ड एट टाइम 1 उसकी बेस पे निकली थी, ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि वेटेज गिवन टू इनकोडिंग 1, आई कैन इंटरप्रेट दैट टू मीन वेटेज गिवन टू द वर्ड दैट प्रोड्यूस्ड H1, राइट, द वेटेज गिवन टू द वर्ड दैट प्रोड्यूस्ड H2। W3 at time T is the weightage given to the word X3 that produced H3, ठीक है। ठीक है, यानी let's look at this। W33 का क्या मतलब है कि टाइम 3 पे जो मैंने वर्ड प्रोड्यूस किया या करना है और इनपुट इनकोडिंग ऑफ द थर्ड वर्ड, इनपुट का थर्ड वर्ड, ठीक है। अगर WT = 3 एंड I = 3, अगर ये हाई वेट है, बड़ा वेट है, इसका मतलब है कि थर्ड इनपुट इनकोडिंग कौन सी थी, वर्ड कौन सा था, थर्ड इनपुट वर्ड कौन सा था? हमारी एग्जांपल ये थी, इंग्लिश में जैद स्लैप्ड खालिद, ये इनपुट सेंटेंस था। उर्दू में जैद ने खालिद को थप्पड़ मारा, ये उसकी ट्रांसलेटेड आउटपुट सेंटेंस था। विच इज़, जब आप कहते हैं H3 इनपुट का टाइम 3, तो इनपुट के टाइम 3 पे वर्ड कौन सा है? खालिद है। इनपुट के टाइम 3 पे वर्ड खालिद है, फाइन, ओके। और आउटपुट के टाइम 3 पे, ठीक है,
आउटपुट के टाइम 3 पे अगर हम बिल्कुल सही आंसर दे रहे होते तो आउटपुट के टाइम 3 पे कौन सा वर्ड निकल रहा है? खालिद, उस पर भी था। उर्दू में खालिद, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट पे वर्ड देखें, ये जो हिडन स्टेट आया है यहाँ पे S3, S एट टाइम 3, क्या ये उन वेट्स की वजह से नहीं आया? यानी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे t को 3 अस्यूम करें, t is 3, तो when you find S3, aren't you using the weights here? और जो वेट है आपके पास वो है W33, यानी W for time 3 and corresponding to input encoding या input word 3। अगर ये हाई है तो इसका मतलब है कि ये जो S3 प्रोड्यूस हुआ है, इसके प्रोड्यूस होने में थर्ड इनपुट वर्ड खालिद का, इंग्लिश में खालिद, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। अगर S3 के प्रोड्यूस होने में खालिद, उर्दू के खालिद, इंग्लिश के खालिद, यानी इनपुट वर्ड खालिद की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, इसका मतलब है कि इनपुट वर्ड 3 की इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो उर्दू में खालिद निकला है उसको बनाने में भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। ये बात कुछ क्लियर हुई आपको? नो सर। नो? नहीं सर, वो मुझे तो लग रहा है कि मतलब सबकी मिलके इसको है, ठीक है, H1, H2, H3, H4 की, तो 3 की स्पेसिफिकली कैसे हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसा करें, ये W, कितने W होंगे मेरे पास एट एनी टाइम? इस लेयर के लिए तो एक ही होंगे सर। एक? कितने W हैं एट एनी टाइम? कितने वेट्स हैं एट एनी टाइम? 4 सर। 4 weights. The weight of encoding H1, the weight of encoding H2, the weight of encoding H3 and H4. तो I have 4 weights. Now assume, अली आप बात कर रहे हैं ना? यस सर। अली assume करें कि W1 जो है वो 0 है, W2 1 है, W3 0 है और W4 0 है, सारे 0 है, सिर्फ W2 अगर 1 है, तो इस वेटेड एवरेज का आंसर क्या आएगा? जो H1 होगा उसके साथ W2 1 है। यस सर। तो फिर W2, आंसर, हाँ, H2 वाला, H2 वाला आंसर, ओके, H2 आंसर आएगा। ओके, तो अगर ये जो वेटेड सम मैंने निकाला है इसका आंसर सिर्फ H2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो S एट टाइम T निकलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? H2 की बेस पे, H2 पे डिपेंड कर रहा है और बाकियों पे नहीं कर रहा। ये मैंने ज़रा एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी, पर इन रियलिटी इट विल बी लेस एक्सट्रीम, और पर इवन देन किसी इनकोडिंग को तो वेट ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, राइट? तो जब S बन रहा है एट टाइम T, हिडन स्टेट जो बन रहा है, उसके बनने में चारों इनकोडिंग्स का कितना कितना रोल था वो छुपा हुआ है W के अंदर। और चूंकि S T की बेस पे वर्ड एट टाइम T भी आउटपुट किया जाता है, इसका मतलब है कि इस आउटपुट आने में जितनी इम्पोर्टेंस पहले वर्ड, दूसरे वर्ड और तीसरे वर्ड की थी वो उन W's में छुपी हुई है। यस सर। ओके, अगर ये बात क्लियर है तो हम ये जुमला लिख सकते हैं कि अगर W at time 3, the weight, okay, if the weight for the third input word, if the weight for the third input word is high at the third output word,
Then the third output word, which was Khalid, was actually produced by focusing at or looking at or giving more importance to, or in other words, attending to. Okay? This happened by looking at or attending to, कि उस पे अटेंशन थी मेरी. बाय अटेंडिंग टू वो वाला वर्ड जिसका वेट हाई था, और वेट हाई था थर्ड इनपुट वर्ड का, और थर्ड इनपुट वर्ड खालिद था इंग्लिश में. और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर टाइम 5 पे जो प्रोड्यूस होनी है चीज़, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो वेट्स हैं, वो उसमें सेकंड इनपुट वर्ड का वेट अगर हाई है, हाँ, पांचवी आउटपुट निकालने के लिए अगर सेकंड इनपुट वर्ड का वेट हाई है, तो फिर आप क्या कहेंगे? पांचवा आउटपुट वर्ड कौन सा था? जैद फर्स्ट, ने सेकंड, खालिद थर्ड, को फोर्थ, थप्पड़ फिफ्थ. आउटपुट टाइम t = 5 पे जो वर्ड है थप्पड़ है. इसको निकालने के लिए इसको निकालने के लिए जो वेट हाई था वो था इनपुट वर्ड 2 का. लेट्स लुक एट इनपुट वर्ड 2. इनपुट वर्ड नंबर 2 वाज, या एट टाइम 2 वाज स्लैप्ड. ठीक है, सो थप्पड़ और इधर स्लैप्ड, विच मीन्स कि इफ द वेट फॉर प्रोड्यूसिंग output word at time 5, which is thappad, for producing this, if the weight for the second input word is high, इसका मतलब है कि थप्पड़ जो हमने बोला है, this is produced by attending to the input slapped. ये कुछ क्लियर हुआ या I've made it confusing? क्लियर सर, ठीक है. बाकी लोग is it clear? बाकी लोगों का क्या स्टेटस है जी? जी सर, क्लियर. ओके. तो इसलिए इनको इस टेक्निक को या इस डिकोडर को कहते हैं कि इट इज़ अ डिकोडर विद अटेंशन. यानी व्हेन इट आउटपुट्स समथिंग, व्हेन इट सेज खालिद, तो ये इनपुट में किस चीज़ को अटेंड कर रहा था? व्हेन इट सेज थप्पड़, तो ये इनपुट के कौन से पार्ट को अटेंड कर रहा था? व्हेन इट सेज जैद, तो ये इनपुट के कौन से पार्ट को अटेंड कर रहा था? तो ये एक डिकोडर है जिसके अंदर अटेंशन भी छुपी हुई है, और इसकी वजह से रिजल्ट्स तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आप सिस्टम को कह रहे हैं कि जब तुमने आंसर निकालना है तो तुम ये भी सीखो, खुद ही सीखो भी लर्निंग के दौरान, कि जब तुम कोई बात कहते हो, जब कोई आउटपुट निकालते हो, तो इनपुट की किस चीज़ को देख के निकालते हो. ठीक है, तो अब इस सिस्टम को ये लर्न करने का मौका देते हैं, तो एक इसलिए रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाती है. और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के लिए बड़ा यूज़फुल है. मैंने पहले किसी एक लेक्चर में कहा था कि इफ़ इट इज़ इंटरप्रेटेबल बाय ह्यूमंस, तो सो व्हाट, आई मीन वो सिर्फ हमारे दिल की तसल्ली के लिए अच्छा होता है, वरना तो असल में यू जस्ट नीड गुड रिजल्ट्स. हु केयर्स कि ह्यूमन इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड. बट एज फार एज द एक्सेप्टेंस ऑफ AI in the wider society is concerned, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सेप्टेंस तब होगी जब, किसी भी टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस तब होती है जब इंसानों को उस पर ट्रस्ट हो. ठीक है,
हो सकता है इंसानों के लिए बहुत यूज़फुल हो कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर इंसान उससे डरते हों या उसको शक की निगाह से देखते हों तो वो टेक्नोलॉजी उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी वर्सेस इन अ सिचुएशन जहाँ पे लोग उसको ट्रस्ट करते हैं. सो देयर इज़ अ होल पुश टूवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एक्सप्लेनेबल AI, कि एक AI का प्रोग्राम है जिसने कोई रिज़ल्ट निकाला है. नाउ ह्यूमन बीइंग्स विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किस बेस पे इसने ये कहा है जो भी इसने कहा है. ठीक है. तो ये जो अटेंशन वाला मैकेनिज़्म है, इसमें ये है कि यू कैन क्लियरली सी कि आपके डीप लर्निंग के मॉडल ने जो भी आउटपुट निकाली है उसमें हर आउटपुट किस बेस पे निकाली गई थी. ठीक है. ताकि लोगों का इस पे फिर ट्रस्ट बने या ना बने. ठीक है. दैट्स व्हाई अटेंशन मॉडल्स आर रियली पॉपुलर एंड रियली इफेक्टिव. और वैसे भी इट्स जस्ट इन रियली सेटिस्फाइंग टू सी के एक मशीन सीखना शुरू करती है चीज़ें करना, और वो फिर बिल्कुल सही जगहों पे देख के रिजल्ट्स निकाल रही होती है. वो जो ब्लैक बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट था ना न्यूरल नेटवर्क्स का, कि दे आर जस्ट द ब्लैक बॉक्स, गिव मी लॉट्स ऑफ इनपुट्स, गिव मी लॉट्स ऑफ corresponding target values and I will learn a function. रिगार्डलेस कि वो फंक्शन अंदर क्या कर रहा है, बस मैं आपको इनपुट्स को टारगेट्स पे मैप करके दे दूंगा, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स की तरह. तो वो जो ब्लैक बॉक्स वाला व्यू है वो काफ़ी हद तक हट जाता है अटेंशन की वजह से. ओके. Okay, so let's move on. अच्छा, अभी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि ये वेटेड एवरेज जो लेनी है उसमें ये वेट्स आएंगे कैसे. द वेट दैट यू विल यूज फॉर इनकोडिंग HI, 4 वेट्स हैं. ये 4 वेट्स कैसे कंप्यूट होंगे, और हर टाइम पे ये 4 वेट्स हैं, तो हर टाइम पे ये कैसे कंप्यूट होंगे. ठीक है. उसको इस तरह से देख लें. आपके पास सिचुएशन ये है, आपके पास इनपुट वर्ड, पहले इनपुट वर्ड की इनकोडिंग है H1. यू हैव द इनकोडिंग एट टाइम 2, यू हैव द इनकोडिंग एट टाइम 3, टाइम 4. हर इनकोडिंग को आपने किसी वेट से मल्टीप्लाई करना है. पहली इनकोडिंग को पहले वेट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी इनकोडिंग को दूसरे से, एंड सो ऑन. और इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना. इससे एक वेटेड एवरेज वाली एक इनकोडिंग आ जाएगी. तो हिडन स्टेट एट टाइम t डिपेंड्स ऑन द हिडन स्टेट एट टाइम t-1 एंड दिस वेटेड एवरेज, which is computed using 4 weights, and these 4 weights are specific to this time step t. ठीक है. हम अब ये करेंगे, ये जो weight हमने निकालना है, the weight that you will give to input word at time I, input के time I, इसको हम डिपेंड करवा देंगे पिछले हिडन स्टेट पे और आयत वाली इनकोडिंग पे. ठीक है. यानी दिस W1 कह लें, W1 विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, H1 एंड हिडन स्टेट एट t-1. W2 विल डिपेंड ऑन H2 एंड हिडन स्टेट t, यानी ये तो हर बारी सेम है, हिडन स्टेट एट द लास्ट टाइम स्टेप डिकोडर का. और तो W3 डिपेंड करेगा अगेन हिडन स्टेट पे और फिर H3 पे. W4 डिपेंड करेगा H4 पे और फिर ST-1 पे. तो ये सारे जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग इनकोडिंग पे और पिछले हिडन स्टेट पे डिकोडर के, उस पर डिपेंड करते हैं.
टू इंश्योर के वेटेड एवरेज निकले, एवरेज अगर आपने बनानी है तो फिर आपके जो वेट्स हैं उनका सम 1 होना ज़रूरी है, ठीक है, और उनका सम 1 होना ज़रूरी है और वेट्स का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यानी वेट्स 0 से 1 होंगे और उनका सम 1 होगा, यानी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी अगर आपने एवरेज निकालनी है। प्रोबेबिलिटीज़ निकालने का तो एक हमें वेल नोन तरीका पता है, सॉफ्ट मैक्स। अगर आप किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को सॉफ्ट मैक्स में से निकाल दें, जैसे आपके पास 4 नंबर्स थे, 4 और उनकी जो भी वैल्यूज़ थी, उन 4 नंबर्स को अगर आप सॉफ्ट मैक्स में से निकालेंगे तो नए 4 नंबर निकलेंगे, और वो नए जो 4 नंबर हैं वो सारे 0 से 1 के बीच में होंगे और उन सब का सम 1 होगा। विच मीन्स के आपने जो भी 4 नंबर इनपुट किए थे, जो आउटपुट 4 नंबर निकले वो प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। तो इसका मतलब है कि मैं जो भी ये वेट्स निकालना चाहूँगा, 4 वेट्स एट टाइम t, वो मैं किसी सॉफ्ट मैक्स के तरीके से निकालूंगा, ठीक है। विच मीन्स के जो आयत वाला वेट है दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर सम ui डिवाइडेड बाय सम ऑफ e टू द पावर ऑल ऑफ द u वैल्यूज़, ठीक है। u कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। यानी अब मैं ये कहूँगा कि ये मेरे वो नॉर्मलाइज्ड वेट्स हैं जो प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगे, और ये मेरे अननॉर्मलाइज्ड वेट्स हैं ui। अननॉर्मलाइज्ड वेट्स को जब मैं सॉफ्ट मैक्स में से गुजारता हूँ वो नॉर्मलाइज्ड वेट्स बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। सो मेरा सवाल असल में ट्रांसफ़र हो गया। पहले था सवाल कि ये वेट्स w कैसे आएंगे, दैट क्वेश्चन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू अनदर क्वेश्चन कि फिर ये अननॉर्मलाइज्ड वेट्स u1, u2, u3, u4 यानी जितने भी इनपुट का टाइम स्टेप्स थे, ये कैसे आएंगे। इसमें हमारे पास चंद ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस ये हैं। पहली ऑप्शन हमने कहा था कि w डिपेंड करता है hi पे, यानी wi जो है वो hi पे डिपेंड करता है और पिछले हिडन स्टेट पे डिपेंड करता है। सादा एक तरीका ये है कि आप जिन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करवाना चाह रहे हैं आप वेट को, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। यानी अगर पिछला हिडन स्टेट उस वर्ड की इनकोडिंग से सिमिलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट ज़रा बड़ी वैल्यू होगी। अगर ये इनकोडिंग और करंट हिडन स्टेट अगर डिफरेंट हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट छोटा होगा मैग्नीट्यूड में। तो इसलिए हम सिर्फ इस सिमिलैरिटी को ही वो अननॉर्मलाइज्ड वेट कह रहे हैं। जितने ये सिमिलर होंगे इनकोडिंग और हिडन स्टेट, जितने ये सिमिलर होंगे उतना u बड़ा होगा, जितने ये फ़र्क होंगे उतना u छोटा होगा। तो एक ये तरीका है UIs निकालने का, सादा तरीन। फिर 3 और तरीके। ये जो तीनों तरीके हैं इन तीनों में हम UI निकालने के लिए ना एक मॉडल लर्न करेंगे। यानी इन तीनों तरीकों में कोई लर्नेबल पैरामीटर्स आएंगे अब, ठीक है। लेट्स सी। कई दफ़ा ये होता है, हमने तो इस एग्जांपल में इस तरह नहीं किया था लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, पर इवन इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड इन मैनी अदर इनकोडर डिकोडर फ्रेमवर्क्स ये अक्सर होता है कि जो इनकोडर ने आउटपुट निकाली है, लेट्स से वो एक वेक्टर है, उस वेक्टर का साइज़ और जो डिकोडर ने हिडन स्टेट्स अपने रखे हुए हैं, ये 2 साइज़ फ़र्क होते हैं। यानी जो h आपके निकले हैं, h का साइज़ फ़र्क, और डिकोडर का जो हिडन स्टेट है, हिडन लेयर है, उसमें जितने न्यूरॉन्स हैं s का जो साइज़ है वो फ़र्क। ये अक्सर हो जाता है कि इनकोडर और डिकोडर के साइज़ फ़र्क होते हैं। अगर ऐसा केस है तो डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट तो सिमिलर साइज़ के वेक्टर्स में होता है। अगर ऐसा केस है तो उसका बड़ा आसान हल है, आप अपने डिकोडर वाली वेक्टर को लें, डिकोडर के हिडन स्टेट वाले वेक्टर को लें s एट टाइम t-1, उसको
लीनियरली प्रोजेक्ट कर दें, यानी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स उतने होंगे जितना एस का साइज था, और इस मैट्रिक्स में रोज इतनी होंगी जितना इनकोडिंग का साइज था, एच का साइज है। तो ये एस को उठाएगा और एक ऐसी स्पेस पे मैप कर देगा, क्योंकि इसमें रोज उतनी है जितना एच का साइज था, तो ये एक ऐसी इतना बड़ा वेक्टर बना देगा जो बिल्कुल एच के बराबर होगा। और अब मैं डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये लीनियर प्रोजेक्शन क्या होनी है, ये चूंकि आप मशीन लर्निंग तो कर ही रहे हैं, आपके बैकवर्ड प्रोपगेशन में ग्रेडियंट्स और डेरिवेटिव सब कुछ पीछे आ तो रहा है, इस लीनियर प्रोजेक्शन जो है इसको भी एक लर्नेबल वेट मैट्रिक्स रख दें, तो ये भी ट्रेनिंग के साथ लर्न हो जाएगा कि सबसे अच्छी प्रोजेक्शन क्या है। तीसरा तरीका, इसकी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं लगी। आई एम श्योर इसकी बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन होगी, इस जस्ट कि मुझे फ़िलहाल इसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं लगी। इसमें यह कि बजाय आप डॉट प्रोडक्ट लें, आप दोनों वो जो वेक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करना था W ने, उनको कंकैटिनेट कर देते हैं, और फिर उनकी कोई लीनियर प्रोजेक्शन लेते हैं, उसको tan h में से गुजारते हैं, आंसर्स ये वेक्टर आ जाएगा। tan h में से गुजारने के बाद एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि tan h में इनपुट एक वेक्टर हुआ है, W से मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर आएगा। तो एक tan h का वेक्टर आ जाएगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे -1 से 1 के बीच में, और उनका डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर से आप ले लेते हैं, जिसमें लीनियर प्रोजेक्शन भी लर्नेबल है, और जिस वेक्टर पे एंड पे प्रोजेक्ट करते हैं आप वो भी लर्नेबल है। तो दैट्स वन वे ऑफ फाइंडिंग अगेन द अननॉर्मलाइज्ड वेट्स। चौथा तरीका ये है, आपने दो वेक्टर की बेस पे u निकालना था, तो ठीक है, आप मुझे दो वेक्टर्स अपने दें, hi इनकोडिंग और हिडन स्टेट करंट, इनको कंकैटिनेट करें और एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में पास कर दें। उसमें जितनी भी आपने लेयर्स रखनी है, हिडन लेयर्स, और उनके जो भी साइज़ रखने हैं और उनके जो भी पैरामीटर्स थे वो मैं लर्न कर लूँगा। पूरा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लर्न हो जाएगा, जैसे ये पहले दो केसेस में कह रहा था, जो भी पैरामीटर्स हैं वो लर्न कर लेंगे, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के भी जितने वेट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि वो इनपुट लेगा ये वाले दो वेक्टर्स, और उसकी आउटपुट लेयर पे एक सिंगल न्यूरॉन होगा जिसमें लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होगा, आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन होगा, तो वो एक नंबर निकाल देगा। उस नंबर को मैं कहूँगा कि UI है एट टाइम t। तो इसका मतलब है कि ये जो चारों तरीके हैं, अगर मैं इनकी ओवरऑल बात करूं, बिगर पिक्चर देखूं, ये चारों तरीके करते क्या हैं, ये इनकोडिंग लेते हैं आयत टाइम स्टेप की, इनपुट के आयत वर्ड की, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिकोडर, इनकोडिंग लेते हैं आयत टाइम स्टेप की, और डिकोडर का हिडन स्टेट लेते हैं। इनकी बेस पे, चारों मेथड्स, इनकी बेस पे एक स्केलर नंबर निकाल देते हैं, और ये वो अननॉर्मलाइज्ड वेट है कि टाइम t पे इनपुट के आयत वर्ड का अननॉर्मलाइज्ड वेट, और ये चारों निकल आते हैं बेस्ड ऑन दीज 4 इनकोडिंग्स। इन चारों अननॉर्मलाइज्ड वेट्स को मैं सॉफ्ट मैक्स में से गुजारता हूँ, और मेरे पास वेट्स आ जाते हैं जो कि प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और ये वेट्स ही मेरे अटेंशन वाले वेट्स होते हैं। सो इनको हम अटेंशन वेट्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर दी अटेंशन के वेट्स। ओके, so that's the attention model. That's the attention model. इस पे कोई सवाल जी? सर ये hi और s t-1 ये वेक्टर्स है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इनका साइज हर w के लिए सेम है? सवाल क्लियरली पूछें, किसके साइज की बात कर रहे हैं? लेयर जब वैल्यू 3 है सर s की, उसी नीचे अगर आप करें लेयर, व्हेन यू से लेयर 3, Yes. व्हाट डू यू मीन लेयर 3?
अ, मतलब इसका वर्ड से कोई रिलेशन तो नहीं है कि हम हिडन नहीं, लेयर पे हैं, तीन वर्ड मुझे हमने करने शुरू कर तो साइज 3 था। मुझे एतराज़ है आपके वर्ड लेयर से। 3 क्या चीज़ है? S3 सर, जो लेयर है ने तक, यहाँ थ्री तक हमारा नहीं, जो नहीं, वेट, यस वेट, वी कांट प्रोसीड अनलेस हम ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट ठीक करें। लेयर 3 से आपका क्या मतलब है? आउटपुट की लेयर 3 सर, S3। देयर इज नो लेयर। 3 अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम 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 सर, सॉरी टाइम यस, कहना 3 चाह इज रहा टाइम। इसका मतलब यस है सर। अगर ये टाइम है तो ये, अगर लेयर कहना था, लेयर तो वही है, सेम हिडन यस लेयर है, लेकिन उसको मैं उसका आंसर निकाल रहा हूँ एट टाइम 1, आंसर निकाल रहा हूँ एट टाइम 2, आंसर निकाल रहा हूँ एट टाइम 3। लेयर तो वही है। यस यानी सर, वो असल कोई में और सर, ठीक है। अनफोल्ड हमने इतना ज़्यादा कर लिया कि वी लॉस्ट, वी फॉरगॉट कि ये बहुत, देखा जाए तो बहुत ही सादा सा मॉडल होता था। आपके पास एक्स आता है एट एनी टाइम, आपके पास एच आ जाता है एट दैट टाइम, और आपके पास वाई आ जाता है एट दैट टाइम। और जो एच है ये वापस लूप होके अपने अंदर भी फीड हो जाता है, और जो वाई है वो डिकोडिंग के टाइम जो वाई है वो वापस इधर फीड हो जाता था। ठीक है, यानी असल में ये 3 चीज़ें ही हैं, और ये कभी टाइम जैसे जैसे पास होता जा रहा है मैं इसी मॉडल को यूज़ करी जा रहा हूँ। ये तो मैं टाइम में अनफोल्ड करके बड़ा सा ड्रॉ कर दिया, पर असल में दिस इज़ योर होल मॉडल, जिसका आंसर मैं टाइम में बार बार निकाली जा रहा हूँ। अब आपका सवाल क्या था? क्वेश्चन सर मेरा ये था कि उन वेक्टर्स का साइज हर W के लिए सेम होगा। H 4 एलिमेंट्स H वेक्टर में होंगे, 4 एलिमेंट्स S4 वेक्टर में होंगे इस तरह, और अगर S3 है तो 3 एलिमेंट्स S3 वेक्टर में होंगे। नहीं, 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 अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो बैक एंड रीविजिट के जब हमने RNN का जो पहला लेक्चर किया था, उसको रिविजिट करें, क्योंकि और सर एक और क्वेश्चन था नीचे डायग्राम। अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी वीकनेसेस हैं, तो इसलिए वो मुझे देर लग जानी है। आप ये सब वो RNNs का पहला लेक्चर देखें। ईच एस, अगर मैं पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं तो जो इनपुट है वो डी डिमेंशनल, डी न्यूरॉन्स से इनपुट लेयर में। ये जो हिडन लेयर है जिसको मैं एस कह रहा हूँ, इसके अंदर एम न्यूरॉन्स हैं, तो एवरी एस एम वैल्यूज़ वाला एक वेक्टर है। एस एट टाइम 1 उसके अंदर m नंबर्स पड़े हैं, s एट टाइम 2 इसमें m नंबर्स पड़े हैं, s एट टाइम 3 इसमें m नंबर्स पड़े हैं। दे कॉरस्पॉन्ड टू द आउटपुट्स ऑफ द m न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर। ठीक है, ठीक ठीक है। रिविजिट करें आप पुराना लेक्चर। एक्चुअली अगर बाकी लोगों को भी ये कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें, क्योंकि then we need to discuss these things। बाकी लोगों को ये क्या यही कन्फ्यूजन है जो आपको थी? anyone else? बताइए। नो सर। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, या कोई सवाल है? अच्छा सर एक और क्वेश्चन था। जी, ये जी। जो डायग्राम है एरोस वाली सर, ओके, इसमें हमने S3 पे देखा था खालिद की जब ट्रांसलेशन हो रही थी, ओके, तो उस वक्त
ये जो एज 3 और वेट 3 एट टाइम 3 होगा, ये ज़्यादा वैल्यू सेंड करेगा आगे, बड़ी वैल्यू 3 वाला, नहीं, एज 3 वाला। अच्छा, नहीं, ये कंप्यूट होंगे अभी। अगर ट्रेंड है मॉडल सर, वेल ट्रेंड है अगर। अगर वेल ट्रेंड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमारा सेंटेंस था क्या? जैद स्लैप्ड खालिद एंड देन एंड ऑफ सेंटेंस, ये था। और आप कह रहे हैं टाइम 3, यस सर। सो टाइम 3 पे जैद ने खालिद, तो ये अगर इस टाइम पे खालिद प्रोड्यूस करना है आपने, और खालिद प्रोड्यूस होता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो आइडियली यहाँ पे जो उर्दू में खालिद आया होगा एट टाइम 3 आउटपुट पे, वो इस खालिद को देख के आना चाहिए, विच मीन्स कि एट टाइम 3 t equals 3, the weight W3 will be या शुड बी हाई, ताकि जब आउटपुट में उसने उर्दू में खालिद का है तो वो इनपुट में इस इंग्लिश के खालिद को देख रहा हो। तो सर जो ST-1 से जो वैल्यू आ रही है सर, जी, उन 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 टाइम, उस टाइम पे भी तो ये देखा गया था ना कि ये पूरा जैद स्लैप्ड खालिद, तो वहां से भी खालिद की वैल्यू हाई आ रही होगी टाइम 3 पे। उसकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल है, वो बस एक डिकोडर का हिडन स्टेट है। डिकोडर की हिडन लेयर के m न्यूरॉन्स के कोई m नंबर्स हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे। उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी मुश्किल है, यानी वी डोंट नो कि वो m नंबर्स अब एग्जैक्टली किस तरह से, क्योंकि वो तो पीछे सब कुछ देख के आ रहे हैं। ये जो m नंबर्स आए होंगे ST-1 के, ये अगर मैं बिल्कुल पीछे चलता जाऊं तो इवेंचुअली ये सारों को यूज़ करके आए हैं सब, क्योंकि ये H4 किस पे डिपेंड करता था, H3 पे, ये डिपेंड करता था H2 पे, ये डिपेंड करता था H1 पे, और H4 की बेस पे S1 निकला, उसकी बेस पे S2 निकला, उसकी बेस पे S3 निकला, और उन सारों की करते करते उनकी बेस पे ये ST-1 निकला होगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ST-1 में नंबर्स पड़े हैं, अगर इनकी रिलेशनशिप में निकालना चाहूँ H1, H2, H3, H4 से, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मिक्सिंग हो के कई चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स के बाद ये m नंबर्स निकले। इट्स वेरी हार्ड टू इंटरप्रेट के इनमें कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये जो एक्सप्लिसिट स्टेप आया है, जिसमें मैं ST-1 तो चलो कर लिया, ये जो मैं एक्सप्लिसिटली अगले हिडन स्टेट को डिपेंड करवा रहा हूँ इस वेटेड सम पे, वहाँ से मेरे पास ये ताकत आई है कि अच्छा, अगला हिडन स्टेट जब मैं निकालता हूँ इसके m नंबर्स, तो वो डायरेक्टली, उनका डायरेक्ट लिंक है कि मैंने इनपुट्स को कैसे देखा था इस टाइम। तो यहाँ ये वो अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन इंट्रोड्यूस हुई है। इज इट एनी क्लियर? या बताइए जी, अगर इतनी देर से जवाब नहीं आया इसका मतलब नहीं क्लियर, कह दे नहीं क्लियर। वो मीटिंग लेफ्ट कर गई था सब जिन्होंने सवाल किए जी, मीटिंग लेफ्ट कर गए हैं वो अली तारकी जिन्होंने ये क्वेश्चन किए। अच्छा, शायद इंटरनेट इश्यूज होंगे कोई। चलें, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अभी तक हमने ये किया। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये सीखी थी हमने, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कैसे होती है। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन हमने कहा था इनकोडर होगा, डिकोडर होगा, और डिकोडर में लफ्ज़ जनरेट करने के लिए बीम सर्च हम लगाएंगे ताकि एक ऐसा सेंटेंस आए जिसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हाई हो। फिर हमने कहा था कि
जो अभी आज हमने किया, हमने कहा कि डिकोडर में अटेंशन मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि डिकोडर के जो हिडन स्टेट है वो सिर्फ एक इनकोडिंग, आखिरी इनकोडिंग को देखने की बजाय वो सारी इनकोडिंग्स को देखा करे। और चूंकि हर इनकोडिंग के साथ डायरेक्टली एक इनपुट वर्ड एसोसिएटेड है, तो इसलिए जब मैं किसी इनकोडिंग को देखता हूँ इसका मतलब है इनडायरेक्टली मैं एक वर्ड को देख रहा हूँ या अटेंड कर रहा हूँ। तो ये अटेंशन मैकेनिज़्म था डिकोडिंग के दौरान, और उसमें हमने देख लिया कि अटेंशन के जो वेट्स हैं वो कैसे मॉडल उनको कैसे करना है और लर्न कैसे करना है और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अब हम एक ज़रा सी फ़र्क एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो थी लैंग्वेज मॉडलिंग की, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ, ये उसकी एग्जांपल थी। अब आते हैं थोड़ा कंप्यूटर विजन की तरफ। वेरी सिमिलर आइडियाज़, इनकोडर डिकोडर फ्रेमवर्क होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम है, वो कंप्यूटर विजन की है। अब लेट्स सी, जो हमारी नई प्रॉब्लम है इट्स डिफरेंट। इसके अंदर इनकोडर भी है, डिकोडर भी है, और डिकोडर जो है वो रिकरेंट नेटवर्क ही है, यानी वो डायनामिक है, उसमें टाइम में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी डिकोडर में। लेकिन वह जो इनकोडर है वो डायनामिक नहीं है, उसमें कोई सीक्वेंस इनपुट नहीं किया गया कि एक सीक्वेंस में इनकोडिंग्स आ रही हैं। इट्स अ स्टैटिक इनकोडर जो बस एक इनकोडिंग बना देता है। और वो प्रॉब्लम जो इस फ्रेमवर्क में जो प्रॉब्लम लाई करती है, वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज इमेज कैप्शनिंग, जिसमें यू आर गिवन एन इमेज एंड यू वांट टू जनरेट अ कैप्शन फॉर दैट इमेज, कि इमेज में जो भी कंटेंट है, इमेज को डिस्क्राइब करने वाला एक सेंटेंस चाहिए। इन दिस केस अ बॉय इज वाटरिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, या अ बॉय इज पोरिंग वाटर ऑन flowers in a garden, yeah, a boy wearing blue jeans is watering some plants outdoors। यानी कई कैप्शंस हो सकती हैं, कोई रीजनेबल कैप्शन देना किसी इमेज की। ठीक है, इस केस में इस प्रॉब्लम में हम ये करेंगे कि हमारे पास इमेज आ गई, इस इमेज को हम एक CNN में से गुजारेंगे। CNN में देखें कि फ़िल्टर्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में कॉन्वोल्यूशन के मास्क्स होते थे, कॉन्वोल्यूशन के फ़िल्टर्स। जब भी आप इमेज पे एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो उस इमेज का एक फ़िल्टर्ड वर्जन आ जाता है। उस फ़िल्टर्ड वर्जन को आप ज़बरदस्ती इंटरप्रेट कर सकते हैं एज एन इनकोडिंग ऑफ द इमेज, right? So every filter's result can be considered as some encoding of the image। तो बहुत सारी encodings आ सकती हैं आपको इस इमेज की, जितने filters थे। तो पहले convolution layer पे let's say 56 filters थे, तो 56 आपके पास encodings आई हैं इमेज की। फिर आपने उसको सब सैम्पल किया होगा, वो जो हर 56 सब सैम्पलिंग्स आई होंगी वो भी encodings हैं इमेज की। फिर आपने उन 56 सब सैम्पल्ड छोटे रिजल्ट्स के ऊपर फिर से कोई कॉन्वोल्यूशन लगाई होगी, बहुत सारे फिल्टर्स। लेट्स से आपने अब 200 कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स लगा दिए हैं, तो आपके पास इमेज की 200 इनकोडिंग्स आ जाएंगी, और फिर उन 200 इनकोडिंग्स को आप फिर से सब सैम्पल करेंगे, तो फिर आपके पास 200 सब सैम्पल्ड इनकोडिंग्स आ जाएंगी। यानी इस वक्त देखा जाए तो आपके पास टोटल जो इनकोडिंग्स आ गई हैं इमेज की, वो आ गई हैं 56 पहली कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर से, प्लस 56 जो सब सैम्पल्ड रिजल्ट से, प्लस 200 जो नई कॉन्वोल्यूशन लगाई थी आपने, प्लस 200 जो सब सैम्पलिंग करके आई हैं। सो इट्स लाइक 400 प्लस 112, 512 डिफरेंट इनकोडिंग्स आ गई हैं आपके पास इमेज की। ठीक है, एंड लेट्स से यू कीप गोइंग, और एंड पे आप इस CNN में एंड पे जो आप चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो लेट्स से सिर्फ एक इनकोडिंग है। एंड पे कई लेयर्स के बाद सिर्फ एक कॉन्वोल्यूशन फिल्टर है आपके पास, और वो जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको मैं कह देता हूँ कि मेरी इमेज की जो फाइनल इनकोडिंग थी वो उस एक फिल्टर का रिजल्ट था, जो भी उसका साइज़ है। ठीक है,
तो ये जो भी हुआ है इसको अब मैं धक्के से इंटरप्रेट करने लगा हूँ कि दिस सीरीज ऑफ convolutions and series of subsamplings one after the other, at the end it converted my image into a very small array, जिसको अब मैं कहूँगा कि ये मेरी इनकोडिंग हो गई है. ठीक है, उस अरे को भले मैं एक वेक्टराइज कर दूँ, फ्लैटन कर दूँ, एक वेक्टर बना लूँ और उसको एस डिकोडर का हिडन इनिशियल हिडन स्टेट कह दूँ मैं. ठीक है, चाहे मैं उसको अरे रहने दूँ, जैसे भी. अब ये तो डिकोडर की इनपुट पे डिपेंड करता है वो किस तरह इनपुट ले रहा है. अगर वो वेक्टर में चाहता है तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ले आऊँगा. बट दैट्स माई इनकोडिंग. इनकोडिंग पे कोई सवाल आपको? बाय द वे, ये इनकोडिंग CNN से लानी ज़रूरी नहीं थी. ये इनकोडिंग किसी आम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से भी आ सकती थी. ठीक है, तो किसी भी तरीके से, और तरीके भी हो सकते थे, जौन सा भी तरीका है. मैं बस ये कह रहा हूँ, माई इमेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सम रिप्रेजेंटेशन. व्हाटएवर दैट रिप्रेजेंटेशन इज, आई विल यूज दैट रिप्रेजेंटेशन एज माई इनकोडिंग ऑफ द इनपुट इमेज. इस इनकोडिंग को अब मैं एक रिकरेंट डिकोडर में डालता हूँ. जब मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में डालता हूँ और लेट्स से वो लैंग्वेज मॉडलिंग वाला है, तो वो इस इनकोडिंग को लेगा, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस वाले वर्ड को एज इनपुट लेगा, अपना पहले टाइम पे हिडन स्टेट अपडेट करेगा, और उसकी बेस पे जितने उस लैंग्वेज में वर्ड्स थे उतनी प्रोबेबिलिटीज़ जनरेट करेगा थ्रू सॉफ्टमैक्स. सो वाई इज़ अ वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एट टाइम 1, और फिर उन प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे कोई वर्ड ड्रॉ करेगा. ठीक है, और फिर ये तो हमने डिकोडर लास्ट टाइम देख लिया था, इस तरह का ना, जो वर्ड्स जनरेट करता जाएगा और इस तरह सेंटेंस जनरेट करता रहेगा. अगेन यूजिंग बीम सर्च एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेंटेंस जनरेट कर देगा दैट एंड्स विद एंड ऑफ सेंटेंस वाला सिंबल. तो आपके पास एक इमेज की कैप्शन जनरेट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस वाज अ रियली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकोडर डिकोडर. इनकोडर आपका स्टैटिक इनपुट से आ रहा था एक इमेज से, और डिकोडर जो है वो आपका लैंग्वेज जनरेट कर रहा है विच इज़ डायनेमिक. सो ये वन टू मैनी है. इनपुट इज़ वन बट द आउटपुट्स आर मैनी. इनपुट इज़ दिस वन इमेज. इसको मैं बल्कि लिख देता हूँ कि ये जो इमेज कैप्शनिंग वाली प्रॉब्लम है, इट्स अ वन टू मैनी प्रॉब्लम. यू ओनली हैव वन इमेज बट यू हैव मैनी वर्ड्स इन द आउटपुट सेंटेंस. तो ये स्टैटिक है वन, और ये मैनी जो है ये डायनेमिक है. इस पे कोई सवाल जी? इमेज कैप्शनिंग की प्रॉब्लम एंड हाउ टू लुक एट इट यूजिंग स्टैटिक इनकोडर एंड डायनामिक इनकोडर व्यू पॉइंट. इस पे कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके, नोटिस कि ये जो डिकोडर था इसने अटेंशन यूज़ नहीं की. हमने अपनी इमेज को जौन से भी तरीके से, भले वो MLP से किया था, CNN से किया था, कोई और तरीके थे, हमने अपनी इमेज को किसी एक छोटे से अरे या एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. एंड दिस इज़ जस्ट वन फाइनल इनकोडिंग. और वो फाइनल एक इनकोडिंग हमने दे दी डिकोडर को, और उसने सेंटेंस जनरेट करना शुरू कर दिया. और जब ये सेंटेंस जनरेट करता है तो आई डोंट नो कि जब उसने बॉय कहा है तो किस बेस पे कहा है, जब उसने वाटरिंग कहा है तो किस बेस पे कहा है, प्लांट्स किस बेस पे कहा है, गार्डन का है किस बेस पे. ठीक है, तो इट वुड बी नाइस अगर मेरा ये वाला डिकोडर भी अटेंशन
अटेंशन वाले फ्रेमवर्क को यूज़ करता हूँ. सो लेट्स सी अटेंशन वाले फ्रेमवर्क, यानी एक अटेंशन बेस्ड, लेट्स लुक एट एन अटेंशन बेस्ड डिकोडर फॉर द सेम इमेज कैप्शनिंग प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस पेपर एंड अ वेरी नाइस पेपर. इसका नाम है शो अटेंड एंड टेल. यू कैन गूगल इट, शो अटेंड एंड टेल. इनका आइडिया ये था, आप बस इनपुट इमेज आई जिसके अंदर देयर इज़ अ बर्ड दैट इज़ फ्लाइंग ओवर सम वाटर. आपके पास इमेज आई, आपने उस इमेज को एक CNN में से गुजारा, और CNN में से गुजारने के बाद जो आउटपुट निकाली है वो वही है जिस तरह मैं कह रहा था, एक 14x14 फीचर मैप. यानी आपने बहुत सारी कॉन्वोल्यूशन, सब सैम्पलिंग्स की, कई लेयर्स, पर एंड पे जो आपने आखिरी रिज़ल्ट निकाला है वो सिर्फ एक एंड पे एक कॉन्वोल्यूशन या हाँ एक कॉन्वोल्यूशन की, और उससे एक 14x14 का एरे आ गया. या फिर हो सकता है आपने 28x28 का एरे आया हो और आपने सब सैंपल भी कर दिया हो, तब 14x14 बनेगा. लेकिन एंड पे मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी लेयर में जो नंबर ऑफ फिल्टर्स है वो 1 है. आखिरी लेयर में नंबर ऑफ फिल्टर्स 1 है, ताकि बस एक 14x14 का आंसर आ जाए. चैनल ज़्यादा ना हो, मेरे पास एक चैनल आ गया. ओके, नाउ दिस 14x14, 14 इंटू 14 का आंसर क्या होता है? आई थिंक 196 होता है. आई थिंक दिस इज 196. ये जो 196 नंबर्स हैं अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, 14x14 एरे, दे रिप्रेजेंट एन इनकोडिंग, अ समरी, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई ओरिजिनल इमेज. ठीक है. सो इस इनकोडिंग को मैं रेड में शो कर देता हूँ. यूजिंग आवर प्रीवियस की, दिस इज माई इनकोडिंग. ठीक है. ये इनकोडिंग जो है इसको अब मैं फीड करता हूँ डिकोडर में. डिकोडर इज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो कि इस केस में जो रिकरेंट नेटवर्क है वो हमारा LSTM से बना हुआ है. वी हैव एन LSTM. वो इस इनकोडिंग को लेता है और एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जनरेट कर देता है. अ बर्ड फ्लाइंग ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर. लेकिन इसमें अटेंशन मैकेनिज्म है. कैसे है मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ. पर चूंकि ये जो डिकोडर है ये अटेंशन बेस्ड है, जब ये कहता है कि मैंने वर्ड निकाला तो तब मैं इमेज के कौन कौन से पोर्शंस पे कितना कितना अटेंड कर रहा था, वो सारे वेट्स मेरे पास थे. अटेंशन का ये फ़ायदा है कि मैं हर पिक्सल के बारे में बता सकता हूँ कि इस पिक्सल को मैंने कितनी इंपॉर्टेंस दी है. जस्ट लाइक आप पहले कहते थे जब आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन में 4 इनकोडिंग्स थी, इनपुट के हर हिस्से की इनकोडिंग थी, खालिद की, स्लैब्ड की, जैद की, हर हिस्से की आपके पास इनकोडिंग थी. तो आप जाके बता सकते थे कि ये वाला वर्ड जनरेट करने के लिए आउटपुट में मैंने इनपुट के इस वर्ड को कितनी इंपॉर्टेंस दी है. एग्जैक्टली वही हो रहा है. अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास पिक्सल्स हैं, इमेज की लोकेशंस हैं. ठीक है. जब मैंने आउटपुट में पहले टाइम पे आउटपुट किया है तो मैंने इमेज के जितने भी पिक्सल्स थे हर पिक्सल को कितने वेट के साथ देखा था. वो मैंने वेट्स इमेज के ऊपर ओवरले कर दिए. ठीक है. जब मैंने सेकंड टाइम पे बर्ड आउटपुट किया है तो मैंने ये कलर कोडिंग से पता लग जाएगा. ये पे रेड बॉक्स है तो यहाँ पे रेड बॉक्स बना हुआ है, बर्ड पे ब्लू बॉक्स है तो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, वाटर पे येलो बॉक्स है तो यहाँ पे येलो बॉक्स बना हुआ है. व्हेन इट आउटपुट बर्ड एट द सेकंड टाइम स्टेप, तो उसने कहा कि एट दिस पॉइंट व्हेन आई सेड बर्ड
which pixels of the image was I looking at, which pixels was I attending to, ठीक है. एंड सो ऑन. जब उसने एंड पे वाटर का है तो उसने बर्ड वाले रीजन को नहीं देखा, बाकियों को देख के वाटर का है, ठीक है. अब ये कैसे हुआ होगा, अटेंशन कैसे आई है? अटेंशन को इस तरह से देख लें कि ये जो एस इनकोडिंग जो आपने प्रोड्यूस की है, जो मेरे डिकोडर में इनिशियल हिडन स्टेट जिसको मैं कहता हूँ, डिकोडर का इनिशियल हिडन स्टेट विच इज़ एक्चुअली द इनकोडिंग प्रोड्यूस्ड बाय द CNN, दैट्स अ 14 by 14 array produced after a series of convolutions and subsamplings. इसके अंदर 196 पिक्सल्स पड़े हैं, ठीक है. Each pixel in this encoding represents a portion of the input image. Let me explain this. यहाँ पे अगर हम इस पिक्सल की बात करें, ठीक है, ये वाला पिक्सल, इफ वी टॉक अबाउट दिस पिक्सल, अगर तो ये पिक्सल कॉन्वोल्यूशन से प्रोड्यूस हुआ है, तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब है कि आपने एक मास्क लिया था, उसको कन्वॉल्व किया, एक लेट्स से 3x3 का कोई मास्क था या 5x5 का मास्क था, फिल्टर था, आपने उसको कन्वॉल्व किया, पूरी इमेज पे स्लाइड करते गए. जब वो मास्क इस लोकेशन पे था जहाँ पे मेरा ये माउस है, व्हेन द फिल्टर वाज एट दिस लोकेशन, इस फिल्टर ने डॉट प्रोडक्ट लिया अपने नीचे जो इमेज का पोर्शन था उसके साथ, और जो एक नंबर आया डॉट प्रोडक्ट के बाद, वो नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिया गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस पिक्सल इज प्रोड्यूस्ड बाय लुकिंग एट दिस पार्ट ऑफ द इमेज, राइट. और अगर मैं इस तरह पीछे चलता जाऊं तो इसमें भी हर पिक्सल पे चला जाऊं, किसी भी पिक्सल के बारे में कह सकता हूं कि ये जो पिक्सल प्रोड्यूस हुआ था, दिस वॉज प्रोड्यूस्ड बाय लुकिंग एट दिस पार्ट ऑफ द इमेज. अगर यहाँ पे कोई पिक्सल था ऊपर, तो इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय लुकिंग एट सम 3x3 या 5x5, जितना भी फिल्टर का साइज था. लेट्स से 3x3 फिल्टर है, तो सम पिक्सल ओवर हेयर, लेट मी ड्रॉ सम पिक्सल हेयर इन लेट्स से ग्रीन, यानी this pixel here might have been oh wait, let me fix my pen. So this pixel here might have been produced by looking at this portion of the image, right. This pixel here might have been produced by looking at this part of the image, and then this pixel here is produced by looking at this rectangle, and so on and so forth. Point is, मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ. मेरे पास जो ये 14x14 का एरे है, इसके अंदर मैं कोई एक पिक्सल देख लूँ, कोई एक पिक्सल यहाँ पे देख लूँ, वो एग्जैक्टली इस इमेज में किसी एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करता होगा. यानी दिस होल इमेज हैज़ इफेक्टिवली बिन डिवाइडेड इनटू 196 बॉक्सेस, ठीक है. और जब और मेरे जो अटेंशन का मॉडल है वो तो सिर्फ इन 196 पिक्सल्स को देखता है, क्योंकि मेरी इनकोडिंग में 196 वैल्यूज़ गई थी, ठीक है. तो दे वर 196 लोकेशंस हेयर, और मेरे जो इनकोडिंग के वेट्स थे वो 196 वेट्स थे, ठीक है. लेकिन इधर का एक वेट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ लुकिंग एट अ होल पोर्शन ऑफ दिस इमेज, और इस तरह के 196 बड़े बड़े पोर्शन होंगे, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ मैं अपनी इमेज में बता सकता हूँ कि जब मैंने कोई एक वर्ड बनाया था तो मेरे पास 196 वेट्स आए थे, और वो वेट्स मैं पीछे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पोर्शंस के ऊपर,
ठीक है, और ये पोर्शंस के ऊपर वो वेट्स लीनियर इंटरपोलेशन पे की होगी, उस तरह करके लगाए हुए हैं, ठीक है। सो इन समरी, attention weight WI at time t represents the importance of portion number I in the original image in producing the output word at decoding time t, ठीक है। so that's attention models, ठीक है। हमने लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी अटेंशन को देख लिया कि कैसे यूज़ हो सकती है, और हमने इमेज कैप्शनिंग में भी देख लिया कि अटेंशन कैसे यूज़ हो सकती है।